नमस्कार दोस्तों एसएससी के एक और सेट के बारे में हम लोग बात करते हैं जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। जरा इस सेट के बारे में भी एक बार देखते हैं कि ये सेट क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मुझे पैसिव वॉइस बताना है इस सेंटेंस का। ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। नाउ जब मैं इस सेंटेंस का पैसिव करूंगी तो देखो विल तो बिल्कुल नहीं आएगा, और जो वॉज है वो या तो वॉज रहेगा या वर रहेगा और बीइंग आएगा, यानी मैं आर का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वर बीइंग मेड। तो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मेरे से सिनोनिम पूछ रहा है किसका, जोवियल का। ना जोवियल का मतलब होता है किसी भी चीज में फ्रेंडली होना, हंसमुख होना, खुश खुश रहना, यानी कि मैं खुशी या फिर फ्रेंडली जो है ना वो इसका सिनोनिम बोल सकती हूँ। ना फ्रेंडली से रिलेटेड अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है जो किसी रिलीजियस मैटर की एक तरीके से निंदा करे, क्रिटिसाइज करे, यानी रिलीजियस जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं उनको प्रोफेन कहते हैं। हिंदी में बोलूं तो जो धर्म निंदक लोग होते हैं ना, धर्म की निंदा करने वाले, वो कहलाते हैं क्या, प्रोफेन। मिजरेबल का मतलब जानते ही है, दयनीय होता है। सोलेमनिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज को बहुत गंभीरता से लेना, है ना, सीरियसली लेना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, मजाक के फॉर्म में नहीं, है ना। यानी कि जब सीरियसली हम किसी चीज को लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, सोलैमनिटी। तो जोवियल का क्या सिनोनिम हो गया, चीयरफुल, यानी खुशी खुशी। नेक्स्ट हम बात करें मैरिट। नाउ मैरिट का अगेन ही मुझसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम। नाउ बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखो रेजिड्यू का मतलब होता है किसी का अवशेष बचा हुआ, है ना, बचा हुआ। स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह में हम यूज करते हैं, जो लास्ट में बचा हुआ कहते हैं ना उसको हम रेजिडुअल प्रोडक्ट यानी कि रेजिड्यू कहते हैं। फटीक का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा थकान की हम बात करते हैं, वेरी टायर्ड जब हम लोग हो जाते हैं, या फिर हम टायर्ड भी इसके लिए कह सकते हैं, यानी जब हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं तब हम कहते हैं कि फटीक हो गए, है ना। वर्चू का मतलब हम जानते ही हैं, वर्चू का क्या मतलब होता है, नैतिकता, यानी मैनर्स को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, वर्चू कहते हैं। और ऑब्लिक का मतलब होता है किसी का भी सीधा सीधा यानी डायरेक्ट काम नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा काम करना इज नोन एज व्हाट, ऑब्लिक। ऑब्लिक को हम तिरछा भी कहते हैं। तब अगर मैं मेरिट का सिनोनिम देखूं, रेजिड्यू होगा नहीं, फैटीग होगा नहीं, ऑब्लिक होगा नहीं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्च्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन PQRS का क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं कि एंड के ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो मेरा एक सेंटेंस क्यू पर भी एंड हो सकता है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज की ये बात कर रहा है। और जो मेरा सेंटेंस है वो श्रिंकेज इन दैट पीरियड। हालांकि वैसे दैट पीरियड में किस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम जानते नहीं है, बट ठीक है चलो इससे एंड तो हो ही सकता है। यानी लास्ट वाले ऑप्शन तो मेरी हेल्प नहीं कर रहे। स्टार्टिंग के ऑप्शंस देखते हैं। ऐसे तो मैं बिल्कुल अपना रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती। वेयर एज का मतलब आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो ये तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए आर से देखते हैं। पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, अब आप किस पीरियड की बात कर रहे हो ये भी नहीं पता, तो यहाँ दैट किसका यूज है पता नहीं, यानी हम आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए बाकी दोनों ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ओ पढ़ू ना तो ये कह रहा है पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 years, यानी कि मेरा एक पेयर रेडी हो गया कि ओ के बाद तो है ना पी आएगा, कि जो ये पॉपुलेशन है वो लगभग ट्रिपल हो जाएगी, कब, अगले 50 साल में। तो ओपी एक पेयर वर्ड बन रहा है। देखें इन दोनों में से ओपी कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे ओपी पेयर वर्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पी तो पहले आ ही नहीं सकता ना उसे, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। तो माई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले क्या आएगा, क्यू। अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 years। फिर हम एस बोलेंगे वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज विल सी, और फिर हम आर बोलेंगे पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना है। देखिए परफॉर्मेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, अवार्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, और आउटस्टैंडिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, लेकिन रिसीव्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है। रिसीव्ड की स्पेलिंग क्या होती है, RECEI होता है, CIE नहीं होता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जिसकी स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है डेफिशिएंट का। अब डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या होना, कमी होना, है ना। किसी भी चीज की कमी क्या कहलाती है, डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी कहते हैं ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा एम्पल। एम्पल का मतलब होता है क्वाइट सफिशिएंट,
यानी किसी चीज का ज्यादा अमाउंट होना क्या कहलाता है, एम्पल कहलाता है। तो डेफिशिएंट का उल्टा क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। टेरिबल का मतलब हम जानते हैं, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ हम जानते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड और है जिसको हमने लिखा है स्किम्पी। नाउ स्किम्पी का क्या मतलब होता है, स्किम्पी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कम मात्रा में होता है, यानी जितनी जरूरत है उससे कम मात्रा, यानी मैं डेफिशिएंसी कह सकती हूँ इसको भी। बहुत कम या बहुत छोटे को हम क्या कहते हैं, स्किम्पी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किस वर्ड का, मियांडर वर्ड का। तो मियांडर वर्ड का मतलब क्या होता है, मियांडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, यानी सीधा सीधा नहीं, टेढ़े मेढ़े को। अभी ऑब्लिक वर्ड भी हमने पढ़ा था ना, वो मियांडर का सिनोनिम ही कहलाता है। तो टेढ़े मेढ़े का उल्टा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। कंफर्म तो होगा नहीं, रैम्बल भी नहीं होगा। रैम्बल का क्या मतलब होता है, जब बहुत लंबे समय तक हम किसी से बात करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रैम्बल। टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज व्हाट, रैम्बल। तो इसका एंटोनिम रैम्बल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या डेप्यूटाइज हो सकता है, नहीं। कहते हैं ना मैं डेप्यूटे पे आया हूँ, डेप्यूटाइज का मतलब होता है जब किसी ऑफिसर की एब्सेंस में आप जाकर उसका काम करो, यानी कोई व्यक्ति किसी जब पद पर होता है ना, किसी पोजीशन पर होता है और वो कुछ दिनों तक नहीं है, तो उसकी जगह पर जाकर के आप काम कर रहे हो, वो कहलाता है डेप्यूटाइज। तो मियांडर का आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट। मियांडर इज इनडायरेक्ट, घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, उसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ये मुझसे, आपको एरर स्पॉटिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। राहुल थिंक्स, राहुल को देख के थिंक्स सही लिखा है, ही इज। अब एज और एज के बीच में तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, जबकि यहाँ तो कंपैरेटिव लिखी है, तो यहाँ स्मार्टर नहीं होगा। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है स्मार्टर की, स्मार्ट। एज स्मार्ट हैज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास, तो कौन से पार्ट में एरर हुई, फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनाइस, शाइलॉक्स कन्वीनियंस एम्ड टू जियोपर्डाइज एंटोनीज लाइफ। ना मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किस वर्ड का, जियोपर्डाइज का। तो पहले तो जियोपर्डाइज का मतलब मुझे आता हो, तो जियोपर्डाइज का मतलब होता है किसी भी चीज में खतरा, यानी हम डेंजर या फिर हार्म को क्या बोलते हैं, जियोपर्डाइज। यानी किसी भी चीज का खतरा यानी कि रिस्क को हम लोग कहते हैं जियोपर्डाइज। तो अगर मैं इसका एंटोनिम देखूं तो देखो, रिस्क तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, है ना। पैरल भी इसका सिनोनिम है, पैरल का मतलब भी क्या होता है, खतरा ही होता है, डेंजर ही होता है। तो यानी ये दोनों तो इसके सिनोनिम है। सेफ गार्ड इसका एंटोनिम सही है, क्योंकि डेंजर का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी की सेफ्टी रखना। और जेब का मतलब होता है, जेब इज बेसिकली मॉकरी, है ना, किसी भी का भी जोक कहते हैं ना, जोक क्रैक करना, यानी मॉकरी या फिर जोक को हम लोग क्या कहते हैं, जेब कहते हैं। तो इसका भी जियोपर्डाइज से कोई लेना देना नहीं है, तो जियोपर्डाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड। आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ द फ्यूगिटिव्स। नाउ फ्यूगिटिव्स का मतलब होता है भगोड़ा। मैनेज टू रिमेन फ्री, यानी उन्होंने अपने आप को फ्री रखने का मैनेज किया। बाय अडेप्टली, अडेप्टली यानी होशियारी से। अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस, पुलिस के किससे बचने का उन्होंने मैनेज किया, पुलिस के फॉलो करने का, पुलिस के परस्यूट करने का, पुलिस की डिस्कवरी का, या पुलिस के रिप्रेशन का। तो देखो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने पुलिस का अवॉइड किया है, क्या, परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है मंशा, है ना, किसी भी चीज की क्या कुछ करने की कहते हैं ना मंशा, आप क्यों ये काम कर रहे हो, आपका एम क्या है। तो पुलिस का एम क्या था, पकड़ना, है ना, तो उससे इन्होंने अपने आप को बचा करके क्या किया, अवॉइड किया। तो पुलिस का परस्यू था, क्या था पुलिस का परस्यू, इन फ्यूगिटिव्स को पकड़ना, उससे इन्होंने अपने आप को अभी तक क्या कर रखा है, बचा के रख रखा है। फॉलोइंग तो ये होता है कि कोई भाग रहा है और आप उसका पीछा कर रहे हो, तो यहाँ पर फ्यूगिटिव्स का पीछा भागकर नहीं किया जा रहा है। डिस्कवरी भी नहीं होगा और रिप्रेशन भी नहीं होगा। रिप्रेशन का मतलब होता है ऐसा कोई, जब होता है ना कोई इंसान कठोर हो गया है भाई, बिल्कुल ही हार्ड हो गया है ना, इसको आजकल रोना आता है, अपन इसको इमोशनलेस कह सकते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनलेस हो गया है, बोला आजकल रोता वोता भी नहीं है, इसको रोना भी नहीं, हार्ड हो गया है बहुत ज्यादा ना, कठोर व्यक्ति जब हो जाता है तब उसको रिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, परस्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ना यहाँ पर करेक्टली वर्ड जो है ना स्पेलिंग, वो कॉन्सिएंटियस की स्पेलिंग मुझसे पूछी है। कॉन्सिएंटियस की स्पेलिंग में बेसिकली टी आता है, फर्स्ट होगी नहीं। कॉन्सिएन आता है, ये भी नहीं होगी। कॉन्सिएंटियस आई आता है, ये भी नहीं होगी। तो कॉन्सिएंटियस की राइट स्पेलिंग क्या हो गई, फोर्थ ऑप्शन। और कॉन्सिएंटियस का इनफैक्ट मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी। क्या होता है इसका मतलब, ऑनेस्टी, यानी किसी भी चीज में क्या दिखाना, ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं कॉन्सेंटियस पर्सन्स। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है ईडियम का मीनिंग मुझसे पूछ रहा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बेसिकली टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि मैंने जो लाइन्स लिख रखी है ना, आप उन लाइन्स के बीच का मतलब भी जो है ना वो पढ़ पा रहे हैं, मतलब उन लाइन्स के बीच का भी अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो वो कहलाता है टू रीड बिटवीन द लाइन। अब मान लीजिए अगर आप मेरी लाइन्स के बीच के इमोशंस भी समझ पा रहे हैं तो वो मैंने तो लिखे ही नहीं थे, लेकिन देखिए आप फिर भी पढ़ पा रहे हैं, यानी कि आप वो सब भी समझ पा रहे हैं जो मैंने वर्ड्स लिखे ही नहीं है। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, जो लिखा नहीं गया है वो भी पढ़ना इज नोन एज व्हाट, टू रीड बिटवीन द लाइन। टू रीड अलाउड नहीं होगा, टू अंडरलाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, और टू रीड डिफरेंटली भी नहीं होगा। क्या होता है इसका मतलब, वो चीज भी समझ लेना जो लिखी नहीं गई है। नेक्स्ट PQRS का क्वेश्चन है, जरा इसे करते हैं, क्या कह रहा है ये मेरे से। देखिए पहले एंड के ऑप्शन से कट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तो चारों ही ऑप्शंस में इसने फुल स्टॉप लगा दिया है, इसका मतलब इसने मेरे लिए ये ऑप्शन तो कट कर दिया है, मतलब मुझे अब फ्रंट के ऑप्शन से ही खेलना पड़ेगा। अब ए देखूं, इट कंटेन्स, अब इट में ये इट कंटेन्स में इट किसकी बात कर रहा है पता नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। सी में बोल रहा है दिस सप्लीमेंट, अब दिस सप्लीमेंट में विच सप्लीमेंट की बात कर रहा है पता नहीं। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है बी ऑप्शन, कोड लिवर ऑयल इज दस यूज टू। अब 10 जो है वो तो रिजल्ट बताने के काम करता है, तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो मेरा रीअरेंजमेंट किससे स्टार्ट होगा, डी से, कि कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, सही बैठ रहा है। दिस सप्लीमेंट, अब समझ में आ गया कौन सा सप्लीमेंट, कॉड लिवर ऑयल, इज मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड फिश। फिर आएगा ए, इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, और फिर क्या आएगा, कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट एंथराइटिस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो हो गया वो अपना सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे से फिर ईडियम का मतलब पूछ रहा है जंप द गन। ना जंप द गन का मतलब ये होता है कि है ना, मतलब आप किसी चीज को कितना जल्दी और कितना क्विकली कर रहे हो, यानी एज सुन एज पॉसिबल अगर आप किसी चीज को कर रहे हो ना, वो कहलाता है जंप द गन। जंप द गन यानी गन आते ही आपने शूट करना स्टार्ट कर दिया, वो कहलाता है जंप द गन। तो टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करना, होते ही बस शुरू कर देना, इज नोन एज व्हाट, जंप द गन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको सेंटेंस करेक्ट करना है जो अंडरलाइन लिखा है। तो पढ़ते हैं अपन क्या कह रहा है ये, द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोन, जो टीवी पर प्रोग्राम है ना वो अब दिखाया जाता है। द ब्लरिंग फेसेस ऑफ, ब्लर फेस दिखाते हैं किसका, इनमेट्स का। कौन से इनमेट्स, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में होते हैं उनका, है ना। अब अगर मैं देखूं कि इसको करेक्ट कैसे करें, तो इसका जरा एक बार देखते हैं क्या बोलता है ये मुझसे कह रहा है द प्रोग्राम ऑन टीवी। देखो द प्रोग्राम ऑन टीवी में है ना, प्रोग्राम वर्ड सिंगुलर है, तो यहाँ वर तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, आएगा तो वॉज ही। अब अगर वॉज आएगा तो देखते हैं दोनों में क्या करेक्शन है। देखो वॉज नाउ शोइंग द ब्लड फेसेस, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। ब्लड फेसेस ऑफ द इनमेट्स, ये भी सही चल रहा है। ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, तुम्हारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पर वॉज के साथ क्या फॉर्म आएगी, ING फॉर्म आएगी, जो कि यहाँ पे गलत लिखी हुई थी। हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ फोर्थ ऑप्शन में इनमेट्स अपॉन लिखा है जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो लालिया इज द सुल्तान्स कॉन्सर्ट। अब कॉन्सर्ट का मतलब बेसिकली होता है स्पाउस, स्पाउस यानी कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ, तो या तो ये लालिया सुल्तान की वाइफ है या फिर हस्बैंड है। अब यहाँ लालिया से तो पता चल रहा है सुल्तान की वाइफ है, तो हम वाइफ या हस्बैंड को और क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं कि नहीं कहते, एनिमी तो बिल्कुल नहीं कहते, अल्कोहलिक भी नहीं कहते, अल्कोहल इज ड्रिंक। और जो फोए वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दुश्मन, यानी फोए इज एनिमी का सिनोनिम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनिमी भी नहीं है, तो कॉन्सर्ट इज बेसिकली पार्टनर, आइदर हस्बैंड और अ वाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन PQRS का क्वेश्चन है। देखिए पहले लास्ट वाले ऑप्शंस की ही हेल्प लेते हैं। तो कैन बी से जो है वो मेरा सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, क्यू से एंड नहीं कर सकती, यानी बेसिकली मेरा थर्ड ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हार्श एंड चैलेंजिंग पे हो सकता है ना, वर्ल्ड ब्राइट लाइट एंड पॉजिटिविटी से भी हो सकता है, काइंडनेस एंड एम्पैथी से भी, यानी अब एंडिंग वाला पार्ट तो अपनी हेल्प नहीं कर रहा। स्टार्टिंग पे आते हैं। क्या मेरा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है, तो पढ़ के देखते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट, देखो मैं अपना सेंटेंस आर से स्टार्ट नहीं कर सकती, हार्श एंड चैलेंजिंग क्या, तो आर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये भी पता चल गया क्यू से ही स्टार्ट होगा। अब क्यू में भी बेसिकली क्यू के बाद आर ही आएगा,
क्योंकि दोनों में आर लिखा है। तो इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, अब हार्श एंड चैलेंजिंग के बाद में, अब हार्श एंड चैलेंजिंग में आप ब्राइट लाइट का यूज नहीं कर सकते, यानी आर के बाद ओ तो नहीं आ सकता। हाँ, हार्श एंड चैलेंजिंग काइंडनेस आप बोल सकते हो, कैसी काइंडनेस, जो हार्श हो और चैलेंजिंग हो। और एम्पैथी जो कैसी हो, ब्राइट लाइट एंड पॉजिटिविटी लेकर आए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है मेरे से। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, यानी जो स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानता हो, इसकी नॉलेज जानता हो, स्पेस क्राफ्ट में रहता हो, इसकी पढ़ाई कर रखी हो, हम उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एल्केमिस्ट होता है जो केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं ना, वन हु स्टडीज अबाउट केमिस्ट्री, है ना, इज नोन एज व्हाट, एल्केमिस्ट। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज अबाउट मैनकाइंड, जो ह्यूमन के बारे में पढ़ता है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और जो क्यूरेटर वर्ड है ना, वो बेसिकली जो म्यूजियम्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो देखभाल करने वाला कह लूँ या उनका जो अध्यक्ष कह लूँ, वो क्या कहलाता है, क्यूरेटर, है ना। तो स्पेस क्राफ्ट के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन ये आपसे एरर स्पॉटिंग फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही है, नाइदर के साथ नॉर ही आता है। अटेंडेड द मीटिंग, यहाँ तक भी सही है। एज हिज हेल्थ, क्यों अटेंड नहीं की, क्योंकि जो उनकी हेल्थ है, इज नॉट, अब ये जो हिज है ये ब्रदर्स इन लॉ के लिए बिल्कुल सही लिखी है, इज नॉट मोर गुड। नाउ मोर के साथ में गुड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में पॉजिटिव डिग्री नहीं आती है, तो आप क्या बोलेंगे, इज नॉट गुड, यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं है। तो एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में हुई, थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो जो वॉज रिपेयर्ड है उस किस में चला जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, V2 में। तो द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, रिपेयर्स होगा नहीं, प्रेजेंट में जाएगा नहीं, हैज भी नहीं होगा और इज भी नहीं होगा। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ फ्रेंड्स, एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को पढ़ें, मुझे एक बार आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर अपन देखते हैं क्लोज टेस्ट किस बारे में है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। अपीयरेंसेस में नॉट रिवील द मैन, यानी कई बार जो लोगों का दिखावन होता है ना, दिखते जैसे हैं, उससे आप इंसान को जज नहीं कर पाते हैं, वो इंसान को रिवील नहीं करता। सो यू शुड नॉट मेक डैश अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, इसलिए आपको किसी भी इंसान के कैरेक्टर के बारे में क्या नहीं करना चाहिए, डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन का मतलब तो होता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो डेरिवेशन की तो बात नहीं कर रहा। डेफिशिएंट कमी होता है, असेंट बढ़ना होता है। क्या कहना चाह रहा है ये, कि आपको इंसान के ऊपर अजम्पशंस नहीं लगाने चाहिए उसके कैरेक्टर के ऊपर, बेस्ड ऑन हाउ ही डैश, किस पे बेस्ड, बेस्ड ऑन हिज लुक, जैसा वो दिखता है, क्योंकि आगे आपने अपीयरेंस बोला था ना, तो जैसा वो दिखता है उस बेसिस पे आपको मैन के कैरेक्टर का नहीं लगाना चाहिए हिसाब किताब, है ना। तो यहाँ पर एडमिट होगा नहीं, शो होगा नहीं, ग्लिटर्स तो चमकना होता है, तो उसके लुक्स को देखकर आपको नहीं जज करना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं। पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव टू बी, भाई जो इंसान हंसते हैं ना, वो उससे क्या प्रूव करते हैं, इज प्रूव टू बी डैश। अब क्या उससे वो जॉयफुल प्रूव करते हैं, नहीं। क्या वो उससे ग्रम्पी प्रूव करते हैं, बिल्कुल। जब आप किसी इंसान पर ऐसे हंसते रहते हो ना, खिकी खिकी करते रहते हो, तो वो इंसान क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बैड टेम्पर्ड हो जाता है ना। तो ग्रम्पी हो सकता है, स्पार्कलिंग तो होगा नहीं, स्पार्कल तो नहीं करेंगे ना। और एसेटिक का मतलब भी होता है स्पेशली हैप्पी, कहते हैं जब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जॉयफुल नेचर में हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो एसेटिक आता है। तो बेसिकली जॉयफुल, स्पार्कलिंग और एसेटिक तो सिनोनिम हो गए ना, खुशी के लिए जाहिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही नेगेटिव वर्ड है और वो ग्रम्पी, और वही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, पीपल विद, जो ज़्यादा हंसते हैं ना, ये कह रहा है वो तो क्या होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ पीपल विद रफ एक्सटीरियर, जो बाहर से आपको कठोर दिखते हैं, प्रूव टू बी, वो अंदर से कैसे होते हैं, वो अंदर से काइंड होते हैं। ग्लूमी तो क्या होता है, ग्लूमी सैड, अंधकार में कहलाता है, ग्लूमी तो ग्लूमी नहीं होते, बिटर भी नहीं होते और स्ट्रेंज भी नहीं होते, तीनों तो नेगेटिव वर्ड है। वो कैसे होते हैं, काइंड होते हैं। एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन अर्थ, और सबसे ज्यादा कंसिडरेट पीपल वही होता है। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटिफुल फ्रॉम, ये वो लोग हैं जो ब्यूटिफुल होते हैं, कहाँ से, स्टाइल से नहीं, पर्सनालिटी से नहीं, विद इन, अंदर से, है ना। बाहर से तो ये रफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये कैसे होते हैं, ब्यूटिफुल होते हैं।
तो ये एक और सेट था आपके एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक और सेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।